दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यह दिन हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप पूछेंगे कि आज की शुभकामनाएं, आज तो 12 अगस्त है। तो दोस्तों एमसीएल पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो जैव ईंधन के बारे में जो कार्य है, जो अवेयरनेस है, जो एक्टिविटी है, किसी एक दिन के लिए नहीं करती। और जहां तक इस सेलिब्रेशन की बात है तो हम ये सेलिब्रेट एक दिन के लिए नहीं करते, एक हफ्ते के लिए नहीं करते, तो पूरे एक महीने के लिए करते। हर साल 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक पूरा एक महीना एमसीएल परिवार ये दिन, ये पूरा त्योहार मनाता है। दोस्तों क्यों कोई भी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या वजह होती है? सबसे पहले वजह होती है कि उस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों को उसके बारे में पता चले, अवेयरनेस हो, लोगों को समझे, लोगों के बीच में जन जागृति हो। कभी कभी वो दिन ऐसा भी होता है कि उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, कुछ हुआ होता है कि जिसको सेलिब्रेट करते हैं। किसी एक ऐसे व्यक्ति का जीवन विशेष हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। अगर मैं जैव ईंधन दिन की बात करूं तो यह जैव ईंधन दिन इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में जन जागृति हो, अवेयरनेस हो, लोगों को यह पता चले कि इस जैव ईंधन दिन का, इस जैव ईंधन का हमारे दुनिया में, हमारे आने वाले भविष्य में क्या अहमियत है। दोस्तों ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को पता चले कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज वो है ग्लोबल वार्मिंग। लोगों को पता चले कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में है। अगर इस पूरी दुनिया को, हमारे घर को अगर बचाना है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है और वो है जैव ईंधन। दोस्तों यह दिन पूरे दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि हमें जल्द से जल्द ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये जो खनिज ईंधन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको जल्दी से जल्द बंद करके हमें इस जैव ईंधन के ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, आबादी बढ़ रही है, हमारी जरूरतें भी बढ़ रही है। मनुष्य जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी की वजह से अधिक क्रांति कर रही है, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन यह एनर्जी अगर हम फिर से और कंटिन्यूअसली इसी फॉसिल, इसी जहरीले ईंधन से लेंगे तो पूरी दुनिया जो आज खतरे में है और बर्बादी की तरफ जाएगी। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस जैव ईंधन का प्रयोग करें और इसी के लिए इस हर साल पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन इसलिए मनाया जाता है, यानी आप पूछोगे कि 10 अगस्त ही क्यों? तो 10 अगस्त इसलिए कि इस दिन को एक महान शास्त्रज्ञ ने, जिसका नाम है सर रुडोल्फ डीजल, इन्होंने पूरी दुनिया में एक इंजन का खोज किया था जिस इंजन का नाम है डीजल इंजन। दोस्तों ऑफ कोर्स उस इंजन का नाम डीजल इंजन उनके नाम से पड़ा। जिस द्रवरूप ईंधन के साथ, ईंधन के ऊपर ये पूरी मशीन, ये पूरी टेक्नोलॉजी बाद में चलने लगी, उस द्रवरूप ईंधन को बाद में उसको भी डीजल कहा जाने लगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट। इनके ही नाम से डीजल को हम डीजल कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले ये जो इंजन उन्होंने बनाई वो डीजल पे नहीं चलाया था। सबसे पहले उन्होंने ये डीजल का इंजन जो चलाया था वो था पीनट ऑयल, हमारे मूंगफली का तेल। सबसे पहले इन्होंने इस इंजन की खोज करने के बाद यह इंजन पीनट ऑयल, मूंगफली के तेल पर चलाया था। दोस्तों 10 अगस्त ही क्यों? तो 10 अगस्त को एक महान शास्त्रज्ञ ने एक महान काम किया था, सर रुडोल्फ डीजल। ये इन वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला डीजल इंजन बनाया था। दोस्तों यह वो इंजन था जो इसके बाद डीजल पे जलने लगा और डीजल, इस द्रवरूप ईंधन का जो नाम है, जो हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो डीजल नाम भी इन्हीं शास्त्रज्ञों की तरफ से आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह इंजन उन्होंने सबसे पहले पीनट ऑयल, मूंगफली के तेल के ऊपर चलाया था।
और उन्होंने बाद में जाके ये कहा था कि ऐसा एक दिन आएगा कि हमें फिर से ये सब फॉसिल फ्यूल, ये सब खनिज से निकला हुआ जो द्रवरूप ईंधन है, उसको बंद करके हमें दुनिया को फिर से एक वेजिटेबल ऑयल के ऊपर चलाना पड़ेगा, यानी जैव ईंधन के ऊपर चलाना पड़ेगा, यानी बायोफ्यूल के ऊपर चलाना पड़ेगा। दोस्तों, तो उन दिनों तो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बता सकता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी की बात जहां आती है तो ऐसी कोई भी चीज जो फाइनाइट सोर्स में अगर हमारे धरती के अंदर है वो इनफाइनाइट तक नहीं चल सकती, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। सस्टेनेबल वही है जो बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार उसको तैयार कर सकते हैं, और वही है जैव ईंधन। और वही कहा था हमारे इन शास्त्रज्ञों ने। तो इन शास्त्रज्ञों ने इस जैव ईंधन का उपयोग जिस दिन किया था पहली बार, वो दिन था 10 अगस्त 1893। और इसी कारण इस 10 अगस्त को पूरी दुनिया में जागतिक जैव ईंधन दिन के नाम से हम लोग मनाते हैं। हमारे देश में की अगर बात करें तो हमारे देश में भी 2015 से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो इसको मनाती है। इनफैक्ट सिर्फ मनाती नहीं तो हमारे देश में 100 अलग अलग शहरों में जैव ईंधन के प्रति पूरा अभियान चलता है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इस फॉसिल फ्यूल को छोड़ कैसे जैव ईंधन की तरफ जाए और कैसे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए। दोस्तों, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस जागतिक जैव ईंधन दिन को मनाते हैं। इस जागतिक जैव ईंधन दिन के बारे में लोगों के बीच में जन जागृति करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके बारे में, इसकी अहमियत पता चले। बहुत बार अगर आप देखोगे तो कई सारी ऑयल कंपनीज है, कई सारी बाकी की कॉर्पोरेट कंपनीज है जो इस दिन को, जागतिक जैव ईंधन दिन को मनाती है। लेकिन किस तरह से मनाती है? तो अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो कंपनियां अपने जो CSR एक्टिविटी होती है, ऑलमोस्ट हर देश में यह नियम है कि अगर आपकी कंपनी उस देश में काम कर रही है, आप मुनाफा कमा रहे हो, तो आपको उस मुनाफे का थोड़ा सा जो अंश है वो अपने देश के सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए दुनिया के सभी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सभी कंपनियां अपनी अपनी तरफ से ये जैव ईंधन का दिन भी एक CSR एक्टिविटी करके मनाते हैं। कई सारे NGO भी है जो इस दिन लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है ये उससे काफी बढ़ के है। दोस्तों, उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग ये जैव ईंधन मनाते हैं? सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए नहीं है। इसका एक्चुअल उद्देश्य है कि सभी लोग मिलके जल्दी से जल्दी हम लोग ये जहरीला जो ईंधन है उसको 100% रिप्लेस करें ऐसे ईंधन के साथ जो इस धरती का ख्याल रखे, जो इस पर्यावरण का ख्याल रखे, जो इस इकोसिस्टम में रहने वाले हर एक सजीव का, प्राणी मात्र का ख्याल रखे। और इस लक्ष्य के साथ, यही लक्ष्य रखकर हम इस हर साल पूरी दुनिया इस जैव ईंधन दिन को मनाती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम बनाते तो है, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस दिशा में क्या प्रयत्न हो रहे हैं, कितने लेवल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पूरा जो फ्यूल, पूरा जो ईंधन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अभी तो चलो मैं सिर्फ एक क्रूड ऑयल की बात करता हूं, तो जितना क्रूड ऑयल हमें लगता है, जितना उससे ईंधन तैयार होता है, उस ईंधन के जितनी जरूरत है उससे 2% से भी कम, यानी ऑलमोस्ट 1.6 to 1.7% इतना ही ईंधन आज की तारीख में जैव ईंधन करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज 95 to 99 मिलियन बैरल इतना फ्यूल, इतना क्रूड ऑयल हर दिन इस्तेमाल होता है। 99 मिलियन बैरल, इसका मतलब है 9 करोड़ 90 लाख बैरल हर दिन पूरी दुनिया में कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता है इस क्रूड ऑयल का। तो अगर हम लोग तुलना करें तो 9 करोड़ 90 लाख बैरल जो हर दिन लगते हैं, उसकी तुलना में हम लोग आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे 20 लाख बैरल से भी बहुत कम। और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 60 to 80%, नॉट 60, 80% जो इस जैव ईंधन का निर्माण और इस्तेमाल कर रहा है वो है अमेरिका और ब्राजील। अमेरिका और ब्राजील जहां बहुत बड़े बड़े फार्म्स है, बहुत बड़ी बड़ी उनकी खेती है, वहां वो उधर बायोफ्यूल का क्रॉप लेते हैं और वही
वो बायो या जैव ईंधन का इस्तेमाल, जैव ईंधन को तैयार करके उसका इस्तेमाल करते हैं। और वहां काफी हद तक यहां लोग प्रमोट भी कर रहे हैं और एक अच्छी खासी सेक्टर या अच्छी खासी इंडस्ट्री वो बन चुका है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर बाकी के देशों में अगर आप देखोगे तो इस जैव ईंधन का जो उपयोग है वो बहुत 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 ही कम है दोस्तों। और इसमें तो मैंने कोल यानी कोयला उसको कंसिडर ही नहीं किया। यानी अगर मैं कहूं कि 2% से कम हम लोग जैव ईंधन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमने कोयला इस्तेमाल ही नहीं किया। आज भी इलेक्ट्रिसिटी में 55% से लेके 75% तक अलग अलग देशों में अलग अलग जगह अलग अलग लेवल पे कोयला इस्तेमाल होता है। और जहां तक इस ग्लोबल वार्मिंग की बात है तो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है इस धरती का, इस पर्यावरण का, तो वो है कोयला। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा एमिशन, सबसे ज्यादा धुआं अगर किसी से निकलता है तो इस कोयले से निकलता है। और बहुत बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला फोसिल ईंधन, सॉलिड ईंधन अगर कुछ है तो वो है कोयला। और दोस्तों अगर इसको कंसिडर करें तो इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में जैव ईंधन का उपयोग जो है वो ना के बराबर है दोस्तों। यही कारण है कि पिछले साल जब सभी अंतरराष्ट्रीय देशों की यूनाइटेड नेशंस में जो परिषद हुई, जिसे हम COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहते हैं, उस परिषद, ये परिषद 1 महीने तक चली। इस परिषद के पहले 6 महीने तक कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे देश ये तैयारी कर रहे थे कि कैसे इस परिषद में हम इस कोल को पूरी तरह से बैन कर दें, ताकि कोई दुनिया का कोई देश इसको इस्तेमाल ना करे और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा है इसमें हम बंद करें इसको। लेकिन ये हुआ नहीं दोस्तों। ये है कोयले की वजह से जो प्रॉब्लम, जो हानि पूरी दुनिया की हो रही है, ये शायद हमें अभी तक पता नहीं। इसलिए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाला देश में भारत दूसरे स्थान पे है दोस्तों। और अगर मैं MCL की बात करूं तो MCL एक्चुअली इस सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं इस जैव ईंधन के दिन की बात करूं तो जैव ईंधन दिन से क्या अभिप्रेत है, क्या एक्सपेक्टेड है कि पूरी दुनिया मिलके हम हमारी इस धरती मां को, इस पर्यावरण को बचाए, जो हमारा एक ही घर है इसको बचाए। और इसके लिए बचाने का एक ही तरीका, ये जो फोसिल फ्यूल है इसको 100% रिप्लेस करें हम इस जैव ईंधन के साथ। कौन कर रहा है ये? पूरी दुनिया का जब हमने पूरा जो देखा, कौन सा देश है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ी मात्रा में और इस ऑयल एंड गैस के लेवल का, इस स्तर का, स्केल का काम कर रहा है? कोई नहीं दोस्तों। मैं प्राउडली, पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि MCL पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही है, जो दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम लोग एक्चुअली इस दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं। हम इस जैव ईंधन को लेकर इतने सीरियस है, इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरह से आने वाले दिनों में हम इस इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाए। दोस्तों स्केल, मैं हमेशा कहता हूं स्केल। ऑयल एंड गैस की जब भी बात आती है, इस एनर्जी, ऊर्जा की जब भी बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल। सबसे ज्यादा सेल होने वाली, सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली अगर कोई कमोडिटी है पूरी दुनिया में तो वो है ईंधन। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है वो ईंधन। और अगर उसको 100% रिप्लेस करना है तो हमें काम भी उतना 100% काम भी उस स्केल पे करना पड़ेगा। लेकिन जैव ईंधन की प्रोजेक्ट लेके अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो सिर्फ बायो सीएनजी की बात लेते तो दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट हमारे भारत देश में है। कुछ महीने पहले हमारे माननीय पंतप्रधान साहब ने जो इंदौर का बायो सीएनजी का प्लांट जिसका उद्घाटन किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और जिसकी क्षमता है 17 टन पर डे आउटपुट। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 100 बैरल पर डे। इसके पहले 2017 में माननीय मनोहर पर्रिकर साहब और हमारे गडकरी साहब, इन्होंने पुणे में एक प्लांट का उद्घाटन किया था जिस प्लांट की क्षमता भी बहुत कम थी। दोस्तों कई सारे प्लांट है जो बायो सीएनजी बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो जरा भी मैच नहीं है, उनकी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग। जिस स्केल में, जिस क्षमता में आज की तारीख में ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री चलती है, उसका उत्पादन होता है, उसका कंजम्पशन होता है, उसके कंपैरिजन में दुनिया के जितने भी प्लांट है इस जैव ईंधन के नाम पे चलने वाले, जैव ईंधन का उत्पादन करने वाले, ये पीनट्स भी नहीं है। दोस्तों
आज एमसीएल बायोफ्यूल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है, हम हर तहसील में 100 टन पर डे आउटपुट का मिनिमम बिजनेस स्केल का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का जो क्षमता है, हमारे देश की क्षमता ये 500-600 टन पर डे प्रति तहसील की है। जैव ईंधन के क्षेत्र में जो भी कंपनियां, जो भी देश काम कर रही है, सबसे ज्यादा काम करने वाले इनके आगे जो है वो जर्मनी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूएस हो सकता है। अगर इस बायोगैस की भी बात करें तो जर्मनी में मैक्सिमम जगह पे बायोगैस के प्लांट्स हैं, लेकिन वो सभी बायोगैस के प्लांट एक दूसरे के साथ ग्रिड से जोड़ के वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन करने में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे स्केल पे, इस लेवल के स्केल पे काम करने वाला दुनिया में कोई प्लांट है ही नहीं। जिस अमेरिका और ब्राजील की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां भी अगर आप देखोगे तो वहां इन हाउस कंजम्पशन ज्यादा है और वहां की जो क्षमता है हर प्लांट की वो बहुत बहुत कम है। और जिस स्केल की एमसीएल बात कर रही है, जिस स्केल के साथ एमसीएल हर तहसील में प्रोजेक्ट का उत्पादन करने वाली है, ये स्केल पूरी दुनिया में एक अलग लेवल का डिसरप्शन है। दोस्तों, अगर बिजनेस मॉडल, ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, वो है बिजनेस मॉडल। यानी क्या? तो सबको पता है कि ये बायोमास है और इस बायोमास से ये ऐसे जैव ईंधन या बायोफ्यूल हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन लगता है, बहुत बड़ी मात्रा में। और अगर बायोमास से अगर जैव ईंधन की बात करें तो बायोमास में बहुत ज्यादा पानी होता है। आज गोबर गैस, गोवर्धन के नाम पे बायोसीएनजी के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का काम हमारी मिनिस्ट्री कर रही है। अभी गोबर की अगर बात करें तो गोबर में तो 80% पानी होता है और एक जगह पे आपको इतना सारा गोबर मिले जिस गोबर को लेके फिर हम बायोसीएनजी बनाएं, ये बहुत ही कम है। अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि जहां जहां गौशाला का निर्माण हो रहा है, जहां जहां गौशाला है वहां लग के बायोगैस के यूनिट शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो चित्र आप यहां देख रहे हैं, ये जो यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका में ऐसा चित्र दिखेगा जहां खेतें बहुत बड़ी होती है, जहां 100 हेक्टर, 200 हेक्टर, 500 हेक्टर की खेतें होती है खुद की। तो वहां लोग कैसे तैयार करते हैं? तो वहां खुद उस रॉ मटेरियल का निर्माण करते हैं और उसी रॉ मटेरियल से लेके वही खेतों में ही उनका प्लांट होता है मैन्युफैक्चरिंग, और वही वो जैव ईंधन का निर्माण करते हैं। वो बायो इथेनॉल हो सकता है, बायोडीजल हो सकता है या बायोगैस हो सकता है। लेकिन हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अभी तक जैव ईंधन की निर्मित ये सिर्फ और सिर्फ कचरे के ऊपर तैयार करना, इसी तत्व को लेके की गई है। बीएआरसी के कई सारे प्लांट हमने देखे, कितने सारे सालों से कितने सारे नगर पालिका में बीएआरसी के प्लांट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्लांट 5 टन 10 टन के प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैव ईंधन की जो निर्मित होनी चाहिए वह नहीं हो रही, क्योंकि कई अलग अलग तरह का कचरा वहां जाता है और वो प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो अच्छी काम नहीं करती। इंदौर का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छा जो रॉ मटेरियल है, जो कचरा है, वो वहां जा रहा है और इंदौर नगर निगम में बायोसीएनजी का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग अच्छे स्केल पे करना चाहे, अगर हम लोग ठाने कि हमारे देश में या कहीं भी ये काम करना है, जैव ईंधन को बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम करना है, तो करे कैसे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज ये फैक्ट्री जैसा नहीं है। इसका रॉ मटेरियल की जो साइज होते हैं, इसके रॉ मटेरियल जो आक्रमण होता है वो 10 गुना होता है प्रोडक्ट से। तो इसको कैसे हैंडल करें? और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये खराब हो सकता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आपने कोई भी चीज ऐसी छोड़ी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो 12 घंटे के बाद उससे बदबू आनी चालू होती है। तो किस तरह से इसको मैनेज करें, किस तरह से हम लोग इस पूरे रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें, इसका सप्लाई चेन बनाएं, ये सबसे मुश्किल काम आज तक है। इसी के वजह से इसमें कोई भी कॉर्पोरेट इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहा है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत है एमसीएल की। एमसीएल आज जिस तरीके से काम कर रहा है, एमसीएल जिस तरीके से ग्राम पंचायत लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये दुनिया को एक बहुत ही अलग ऐसा सबक है कि किस तरह से आपने सभी लोगों को मिलकर, सभी लोगों के साथ ये काम करना चाहिए। किस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें और किस तरह से उसका जैव ईंधन को निर्माण करें, ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा बिजनेस मॉडल एमसीएल ने पूरी दुनिया के सामने रखा है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो है रॉ मटेरियल वैल्यू चेन को कंट्रोल करने की। ये वैल्यू चेन निर्माण का बहुत इंपॉर्टेंट काम आज दुनिया के सामने एमसेल कर रही है दोस्तों। और भारत, हमारे देश का इतिहास, हमारा वो देश है, वो महान देश है कि जिसने हम मनुष्य की जितना भी इतिहास है उस इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हमने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। अगर मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, तो पूरी इस 90% ऑफ द टाइम ये जो पूरा इतिहास हमारे सामने है, 90% से भी ज्यादा अधिक कालखंड तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया के लिए 30% से ज्यादा जीडीपी का निर्माण भारत करता था। क्यों करता था? क्योंकि भारत को कुदरत ने इतना कुछ दिया है, इतनी मेहरबानी की है। हमारे पास इतनी गंगा यमुना से लेके इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नदियां हैं, हमारे पास भूमि इतनी अच्छी है, हमारे पास विशाल हिमालय है। हमारी रचना ही मुझे लगता है कि कुदरत ने अपने हाथों से ऐसी की है कि भारत के पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है कि हम इस बायोफ्यूल में भी, इस जैव ईंधन में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। हां दोस्तों, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास दिया हुआ भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हम आगे चल के दुनिया के सबसे बड़े ओपेक देश बन सकते हैं। यानी वो देश जो आज की तारीख में 82% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, अपने ईंधन के लिए बाहर के देशों के ऊपर जो निर्भर है, वो देश दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन निर्माण करने वाला देश बन सकता है। इतनी ताकत आज भारत में है दोस्तों। हम अगर साथ मिलके हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में जो किसान हैं, जो ये करने वाले, इनके हाथ मजबूत करें तो पूरे दुनिया के लिए 20% तक ईंधन हम लोग तैयार कर सकते हैं। आज भारत की जो जरूरत है वो पूरी दुनिया की जितनी जरूरत है उसकी 4 से 4.5% इतनी जरूरत है भारत को। उससे ही हम लोग 82% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो सोचिए वही भारत पूरी दुनिया की जितनी जरूरत है उसकी 20%, 20% इतना ईंधन का अगर निर्माण करें तो हम लोग क्या बन सकते हैं? ओपेक यानी क्या? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आज की तारीख में नंबर 1 जो देश है जो सबसे ज्यादा इस ईंधन का निर्माण करता है और बेचता है बाहर, वो है रशिया। रशिया सबसे ज्यादा 10% ईंधन पूरी दुनिया में जो आज की तारीख में बेचा जाता है वो रशिया बेचता है। और यही वजह है कि रशिया की इतनी जरूरत हुई है कि उसने यूक्रेन के साथ सबके सामने ये जंग छिड़ी है। यूक्रेन ऐसा देश है कि जिसके थ्रू ये सभी पाइपलाइन यूरोप को जाती है और यूरोप को 40% से भी ज्यादा नेचुरल गैस रशिया सप्लाई करता है। तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर रशिया के खिलाफ अगर यूरोप राष्ट्र ने कुछ कहा तो पूरा नेचुरल गैस उनकी जो रिक्वायरमेंट वो बंद हो जाएगी। ये होता है ऑयल एंड गैस। तो सोचिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालातों में अगर भारत देश दुनिया के लिए 20% ईंधन की निर्माण करे तो भारत देश को हम लोग कहां लेके जाएंगे दोस्तों। और ये जो ईंधन हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो सभी जो ईंधन अभी तैयार कर रहे हैं, बेच रहे हो, कौन सा ईंधन है? तो वही धरती को जलाने वाला ईंधन है, वो ग्लोबल वार्मिंग तैयार करने वाला ईंधन है। जिस ईंधन की भारत बात कर रहा है, जिस ईंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है कार्बन निगेटिव, यानी धरती को बचाने वाला ईंधन। ये जो ईंधन है ना, इसे कार्बन पॉजिटिव बोलते हैं। ये ईंधन इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारा धुआं, बहुत सारा एमिशन, ये गर्मी तैयार करने वाले गैसेज छोड़ते हैं। और रिन्यूएबल इंडस्ट्री के नाम पे जो भी इंडस्ट्री आज फैल रही है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको लोग कहते हैं कार्बन निगेटिव। यानी हमारे ईंधन के इस्तेमाल के बाद कोई भी एक्स्ट्रा धुआं नहीं जाएगा। रिन्यूएबल के नाम पे ये बाकी की कंपनियां जो रिन्यूएबल सेक्टर जिसको एक्सपांड कर रही है, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ला रही है, वो कौन से ईंधन का तैयार कर रही है? वो है कार्बन न्यूट्रल। यानी उनका कहना है कि हमारे ईंधन का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा धुआं वातावरण में नहीं जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन, वो ग्लोबल वार्मिंग होने वाला कार्बन ज्यादा तैयार करने वाला धुआं हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हम जिस ईंधन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो ईंधन पूरी दुनिया को बचाने वाला ईंधन है। क्योंकि हमारे ईंधन के साथ हमारा ईंधन जब इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो धुआं निकलेगा
वो धुआं तो हमारे नेपियर ग्रास, हमारी घास तो सोख ही लेगी, लेकिन उससे ज्यादा ये पूरे वातावरण में जो ऑलरेडी धुआं, जो ऑलरेडी कचरा है, उसको भी साफ करेगी। वो पूरा कचरा लेके, वो पूरा कार्बन लेके वो जमीन में उसको गाड़ देगी, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो दोस्तों, रशिया के साथ या किसी भी देश के साथ हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते। आज ग्लोबल वार्मिंग करने वाला ईंधन वो बेच रहे हैं, और इतनी बड़ी हुकूमत करके उसके बेस पे आज इतनी जरूरत वो कर रहे हैं। हम तो दुनिया को बचाने वाला ईंधन जो सबकी जरूरत है पूरी दुनिया का, अगर उसको 20% तक करे तो सोचिए हम सब मिलके अपने देश को कहां लेके जाएंगे। और दोस्तों, यही है सस्टेनेबल सॉल्यूशन ना। जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, यानी अगर हम जो दुनिया पिछले हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है, आगे के हजारों लाखों सालों तक चले, ऐसा अगर हमें लगता है तो सस्टेनेबिलिटी के लिए यही तो सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर रिन्यूएबल के नाम पे अगर आप देखोगे तो इस रिन्यूएबल में कई सारे अलग अलग चीजें, सोलार है, विंड है, बाकी की चीजें, और दूसरी तरफ है जैव ईंधन। इन सभी जो कैटेगरीज है, इन सभी कैटेगरी में अगर एक्चुअली रियली कुछ सस्टेनेबल है, सही मायने में कोई शाश्वत है, तो वह है जैव ईंधन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रिन्यूएबल सेक्टर में क्या होता है। तो बिजली तैयार की जाती है। कैसे बिजली तैयार करते हैं आप? तो आप हवा से बिजली तैयार कर सकते हैं, आप सोलर यानी सूरज की किरणें, उससे आप बिजली तैयार करते हैं या आप ऊर्जा तैयार करते हैं। और उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उस सोलर यानी उस सूरज की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप एल्यूमिनियम या बाकी सभी मेटल की शीट तैयार करते हो और जमीन पे रखते हो। क्या है ये? जो कुदरत ने दिया हुआ इतना जबरदस्त जो सॉल्यूशन आज हमारे सामने है, पेड़, वो पौधे, ये वो खेत पे जो हम लोग उगाते हैं, वो सब, वो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट जरिया है कि जिसके तहत ये पूरी जो सूरज की ऊर्जा है, सूरज की एनर्जी जो हमें मिलती है। इतना बेसिक, सिंपल और कुदरत ने दिया हुआ इतना अच्छा सॉल्यूशन छोड़ हमें क्यों इस मिडल की तरफ जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और कब तक जाएंगे, कब तक करेंगे आप ये? एक तो ये जो उस पे जो धूल चढ़ती है उसको साफ करना होता है, और जिनकी जो लाइफ होती है, लोग कहते हैं कि 30 साल तक होगी, लेकिन पता नहीं, अभी तक तो 10 साल भी नहीं हुए। तो ये 5, 10, 15, 20 साल तक, उसके बाद में सब इसकी लाइफ जब निकल जाएगी, तब क्या करेंगे इतने कचरे का? ये मेटल का कचरा जो तैयार होगा, ये ई वेस्ट तैयार होगा, क्या करोगे आप? दोस्तों, सबसे बढ़िया अगर कुछ है, और इसके आगे का मैं आपको बात बताता हूं। आगे की बात है कि ये जो इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, इसका आजकल खूब ज्यादा बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट यही आने वाले दिनों में होगा, यही सस्टेनेबल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग को जो सॉल्यूशन है वो यही है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। आपने कभी देखी है इलेक्ट्रिक कार? कभी इलेक्ट्रिक कार में 40% से भी ज्यादा पैसे जो रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी के लिए, बैटरी का कॉस्ट होता है वो। आपने कभी बच्चों की खेलने की कार देखी है? खिलौने में जो कार होती है, कभी ओपन करके देखना, उसमें वो बैटरी होती है और बैटरी को लगा हुआ एक इंजन होता है बस। तो जहां जितने आप बैटरी चार्ज करते रहते हैं, वैसे वो बैटरी चार्ज होती रहती है और उसको इंजन को चलाती है, और कुछ दिनों बाद वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। वो सेम चीज हमारे कारों में इस्तेमाल हो रही है। आप देखोगे ये सब जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा बैटरी है, ये पूरी कार बनी होती है बैटरी से। और इस बैटरी को लगने वाला जो मिनरल्स है वो कहां से आता है, कैसे बनती है बैटरी? अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज्यादा बर्बादी हम इस बैटरी के मिनरल्स के लिए कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां ऐसी खदानें हैं जहां बैटरी के मिनरल्स मिलते हैं, वहां पूरे पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो इस बैटरी की जो गाड़ियां है जिसके ऊपर चलती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बड़ी, आई मीन मोर देन 65 to 70%, 70% से ज्यादा बिजली आज भी कोयले जैसे फोसाइल फ्यूल से हम लोग बनाते हैं। तो कहां है ये सस्टेनेबल? और कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप ये बैटरी बनाने के लिए जो मिनरल्स है उसके लिए? पूरी दुनिया आप पूरी जगह उजाड़ देते हो, पूरे जंगल को काट देते हो और नीचे नीचे जाते हो इस मिनरल्स के लिए। दोस्तों, ये सस्टेनेबल नहीं है।
सस्टेनेबल ये है, सस्टेनेबल ये है जो कुदरत ने इतने सालों से हमें दिखाया है। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया बैटरी ना कुदरत ने, इस भगवान ने बनाई है। और पता है वो क्या? वो है ये पेड़। अरे हम लोग आज जो ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऊर्जा किसने स्टोर करके रखी है? आज जिस क्रूड ऑयल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कोयले को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऊर्जा इतने लाखों सालों तक किसने संभाल के रखी? तो वो है ये पेड़। ये दुनिया की बेस्ट बैटरी है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट जरिया है, कुदरत ने दिखाया हुआ जरिया है कि जिससे हम लोग ये सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी हम लोग पूरी दुनिया में आज फैला सकते हैं। आज मैं ये जो बात कर रहा हूं, मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना, ये भी सूरज की ऊर्जा है। क्योंकि ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करते हैं? तो सूरज की रोशनी लेके अपनी खुद का अन्न तैयार करते हैं। जब वो अपने लिए फूड तैयार करते हैं तो उनको ही खाते हम लोग, सब्जी खाते हम लोग, तो वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वैसे ही पूरे छोटे जो सजीव हो सकते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। उन छोटे सजीवों को मिलकर खाके बड़े बड़े जानवर, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो पूरी ऊर्जा है, इनफैक्ट अभी जो लाइट है, सब कुछ जो है, ये फॉसिल फ्यूल वगैरह, ये सब कुछ जो सूरज की रोशनी है, सूरज की ऊर्जा है। और इसका कितना बेसिक, कितना सिंपल, कितना अच्छा तरीका आज हमारे सामने है इस पेड़ का, इस खेती का। इससे बढ़िया कोई भी सोलर पैनल, कुछ सोलर पैनल के सामने ये, इसके सामने सोलर पैनल हम तुलना ही नहीं कर सकते। इतना बढ़िया, इतना सस्टेनेबल तरीका इन पेड़ों ने, इस एग्रीकल्चर ने, इस खेतों ने हमारे सामने रखा है। यही वो ऊर्जा है जो सब में आज हमारे इसमें है, वही फॉसिल फ्यूल में ही है। और दोस्तों ये सबसे बेस्ट ऐसी बैटरी भी है दुनिया की, जो कई साल तक वैसे रह सकते, कई साल तक इस ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, ये ड्रॉप इन फ्यूल्स है। ड्रॉप इन फ्यूल्स का मतलब समझते हैं आप? यानी ये जैव ईंधन इस तरह के ईंधन है कि जो आज हमारे ग्राहकों का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपकी अगर पेट्रोल की गाड़ी है, आपकी अगर डीजल की गाड़ी है, तो वहां बिना कोई चेंज हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस इलेक्ट्रिक कार का नहीं है। आपकी कोई भी पेट्रोल डीजल की कार इस पे इलेक्ट्रिक के ऊपर चलेगी नहीं, आपको पूरी तरह से नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। आपका कोई भी चूल्हा उसके ऊपर नहीं चलेगा। हमारा वैसा नहीं है। जैव ईंधन इस तरह का ईंधन है कि आपको ऊपर का चूल्हा वैसे ही रखिए, आप सिर्फ एलपीजी का सिलेंडर निकालिए और हमारा सिलेंडर लीजिए। तो इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। तो ऐसे ईंधन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, या जैव ईंधन पूरी दुनिया के लिए ऐसा एक सोल्यूशन है कि जहां कस्टमर्स को, जहां ग्राहकों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि फिलिंग स्टेशन, आज के जो फिलिंग स्टेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नए नए चार्जिंग स्टेशन के लाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एमसीएल इज दी वे। एमसीएल पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि कितने सालों से लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताता हूं कि जेन्युइनली लोग काम कर रहे हैं, कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, कई सारे लोग काम कर रहे हैं, देश काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन किस तरीके से करें, मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया के सामने एमसीएल ने रखा हुआ ये बहुत ही अच्छा ऐसा सोल्यूशन है। और यस, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अब ये हम किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ना बहस करेंगे, ना डिस्कशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम पूरी दुनिया को एक करके दिखाएंगे। क्योंकि हम इसमें नहीं मानते कि हमें बहुत ज्यादा किसी मंच पे जाके, सीओपी में जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके बहस करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम पहले इसको करें, उस स्केल में करें, उस तरीके से करें जिस स्केल को दुनिया आज तक ढूंढ रही है, और उसके बाद फिर रखें कि यही रास्ता है। और हमें अगर जब देश को इस ईंधन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर करना है, तो हमारे लिए यूनिट है ये तहसील। हमें पहले ही हर तहसील को इस ईंधन में, इस जैव ईंधन में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट करना है, स्वयं पूर्ण करना है। और हर तरह का ईंधन, यानी उस तहसील में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, ईंधन है, वो सभी हम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे किसान बनाएंगे। पूरे कुकिंग के लिए आज घरों से लेके होटल तक जो भी एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसे 100% रिप्लेस करेंगे हम अपने इस जैव ईंधन के साथ।
और उसी तरह से जहां जहां ऊर्जा, जहां जहां हीट की जरूरत होती है, वहां भी हम लोग इस जैव ईंधन का इस्तेमाल करेंगे और हर तहसील को इस ईंधन में हम लोग स्वयं पूर्ण करेंगे। इसी ईंधन से हम लोग बिजली भी बनाएंगे। और इस तरह से जब हर तहसील को हम इस जैव ईंधन में स्वयं पूर्ण करेंगे तो पूरा देश हमारा ईंधन में स्वयं पूर्ण होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में कुदरत ने इतना कुछ दिया है, इतनी ताकत हमारे पास है कि बाद में हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश हम लोग बन सकते हैं। दोस्तों, हर तहसील की कैपेसिटी है 500 से 600 टन। और मैं पूरा, आप कोई भी दूसरी खेती नहीं करने की, सिर्फ ये करनी है, नेपियर घास करनी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जितनी भी आज अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उस जमीन की अवेलेबिलिटी का सिर्फ 15 से 20%, मैक्सिमम 20% तक जमीन जो है, अगर हमने वहां ऊर्जा की खेती की, सिर्फ 20, मैक्सिमम 20% तक, तो हम लोग हर तहसील में 500 से 600 टन हर दिन का तैयार कर सकते हैं। यह हमारा कहना है। और बाकी की जगह जो रहता है, जो खाना बिना अनाज लगता है, वो लगेगा, वो होगा। दोस्तों, ये जो महीना है, हम कभी भी ऐसे बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिन की बात नहीं करते, हम हमेशा इस महीने की बात करते हैं। हर साल ये 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये पूरा जो हमारे लिए MCL बायोफ्यूल मंथ, MCL जैव ईंधन महीना जो है, हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल होता है। पूरे साल भर हमेशा हमारा विजन और मिशन ये जैव ईंधन पर ही आधारित है, ऑफ कोर्स। लेकिन इस महीने में हम लोग पूरी अपनी जान लगाकर मैक्सिमम हमारे आउटपुट के लिए काम करते हैं। हमारी पूरी जो टीम है, हमारा जो पूरा परिवार है, एक होकर इस जैव ईंधन के ऊपर काम करता है। और इस महीने भी हमने, ये जो इस महीने की शुरुआत हुई, इस महीने भी हमने ऐसा ही कुछ लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है कि एक वो आदमी जिसके बलबूते पे, जिसके भरोसे पे हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी फिर से बनाने वाले हैं, फिर से अपने देश को सुजलाम सुफलाम बनाने वाले हैं। हम अपने देश को ना के सिर्फ ईंधन में स्वयं पूर्ण करेंगे, लेकिन सबसे बड़े ईंधन के निर्माता और एक्सपोर्टर करके जगह तक लेके जाने वाले वो आदमी, वो व्यक्ति, वो हमारा राजा, किसान राजा, वो जो है, उसके लिए हम आज इस महीने में काम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो विजन, जो मिशन हम लोग लेके चले हैं, वो विजन और मिशन, उसके पूरा अगर करविता कोई है, अगर उसका मेन पर्सन कोई है, तो वो है किसान। और इस महीने में हम इस किसान की जो चीज है वो बहुत बेहतर बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे, आज लाखों किसानों ने हमें एक आशीर्वाद दिया है, लाखों किसानों ने हमारे ऊपर एक भरोसा रखा है। और इस भरोसे के ही उतर के, इस भरोसे के ऊपर खरा उतर के, इस भरोसे के लिए हम इस महीने से एक बहुत जबरदस्त काम इस किसानों के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से लोग आज MCL परिवार में शामिल है, जिस मेहनत से, जिस लगन से आज वो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेंगे। बहुत जल्दी हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और जहां तक इस ईंधन की बात है, ये फोसाइल फ्यूल को 100% जैव ईंधन को तब्दील करने का जो बीड़ा है, वो भारत उठाएगा। भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और पूरी दुनिया के लिए जितना ईंधन लगता है, उसके 20% ईंधन भारत बनाएगा और दुनिया को देगा। और ये भारत, हमारा देश, दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत विकास की राह पर लेके जाएगा। धन्यवाद।